नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग स्क्रीनिंग परीक्षा का एक तीसरा मॉडल सेट लेके उपस्थित हुआ हूं। आप मेरे साथ इस श्रृंखला को बनाते हुए चलेगा और इससे ये अनुमान होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, स्वयं का मूल्यांकन होता हुआ चलेगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का जो पहला भाग है, शिक्षण अभिरुचि के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कहता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये आपको बताना है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा किया गया है, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, या शिक्षा आयोग द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा किया गया है। जिन अभ्यर्थियों को आता है आप लोगों ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा, और जिसे नहीं आता है वो इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर मैं आप लोगों को बताऊं वो आपका ऑप्शन सी, शिक्षा आयोग द्वारा किया गया था। इस चीज़ का याद रखिएगा। अब बात करेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न। ये कहता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय 1967 में 76 में 1976 में बनाया गया। इसे किसने संवैधानिक संशोधन करके बनाया था? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन, 40वां या 45वां, इनमें से कोई नहीं। पुनः इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यह कहता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय जो बनाया गया था 1976 में बनाया गया, इसे किसने संवैधानिक संशोधन करके बनाया था? ठीक है, कौन से ऐसे आर्टिकल था जिसके आधार पर इसको अमेंडमेंट किया गया था? तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया था। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि कोठारी आयोग 1964 से 66, ठीक है, 1964 से 66, जिसका अन्य नाम जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? मुझे आई थिंक लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को ये आता होगा। तो दौलत सिंह कोठारी ये हैं। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न। ये कहता है कि भारत की समवर्ती शिक्षा योजना का संबंध किससे है? विकलांगों से है, प्रौढ़ शिक्षा से है, या बच्चों से है, या फिर सभी? समवर्ती शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो बताइए आप लोगों ने अगर इसे पिक कर लिया इसका आंसर तो मिलाते हुए चलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है ये विकलांगों से इसका संबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है कि संविधान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क के प्रावधान कराने हेतु कौन सी योजना को लागू किया गया था? ठीक है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो प्राथमिक शिक्षा को अगर हम कहें फ्री एजुकेशन के आधार पर अगर देखें, राइट टू एजुकेशन, जब हम कहते हैं कि भैया आपका राइट है अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क के जो प्रावधान कराने हेतु कौन सी योजना लागू? बुनियादी शिक्षा योजना था, सार्जेंट योजना थी, या शहरी पद्धति थी, या पत्राचार शिक्षा थी? तो इसमें से क्या सही है बता सकते हैं? चलिए, आप लोगों ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपकी बुनियादी शिक्षा योजना से संबंधित है। ठीक है, अब हम छठे नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधार है। अगर हम निम्न कक्षाओं में अगर शिक्षण विधि की अगर हम बात करते हैं, जो खेल विधि है, तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर है, या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर है, या अगर कहें विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर है? तो बता सकते हैं कि किस पर आधारित है? चलिए, आप लोग ने आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी हम बात करें कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि की हम बारे में बात करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना, पहला प्रश्न आपके सामने ये ऑप्शन है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर उपागम है जिसमें कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पहला।
अब दूसरा कहता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। यह उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है बताइए। ए, या फिर दो, या फिर एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक है ना ही दो है। तो बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आपके सामने तो मैंने क्वेश्चन भी रख दिया है, चलिए आंसर दीजिए। अगर मैं बात करूँ इसका जो सही उत्तर है, आप लोगों ने मुझे जहाँ तक लगता है प्रश्न चुन लिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर है ये एक और दो, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न है कि विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर किसके अंतर्गत आता है। आपदा, पदा, या प्रतिक्रिया, या टेलीविज़न। तो बता सकते हैं किसके अंतर्गत आता है। तो ये अगर के पर्दा, जो ऑप्शन बी और ये राइट आंसर। ठीक है, 9वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, कहता है जनरल किस साधन के अंतर्गत आते हैं। दृश्य साधन, श्रवण साधन, या मुद्रित सामग्री के अंतर्गत आता है, या दृश्य, श्रवण और दृश्य दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ठीक है, ये बताइए जनरल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इसका जो सही उत्तर है ये आपके मौद्रिक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि सामाजिक आधार या सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसके ने किया, किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान का में वर्गीकरण किसने किया था। बूट ने किया था, रॉबर्ट ने किया था, किंग्सले ने किया था, या डांस ने किया था। तो बता सकते हैं तो किसने किया था। चलिए, आप लोगों को आता होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रॉबर्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी वीर स्ट्रीट, इसने किया था। अब हम देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न कि कहता है कि सामाजिक मूल्य हैं मुख्यतः एक प्रकार एक है। ठीक है, सामाजिक मूल्य है मुख्यतः एक, क्या है, संस्कृत अवधारणा पर है, या फिर राजनीतिक अवधारणा पर है, या आर्थिक आधार पर है, या आध्यात्मिक अवधारणा पर। तो बता सकते हैं कि इस पर ही आधारित है। जब हम सामाजिक मूल्य की बात करते हैं तो मुख्यतः ये हमारी जो संस्कृति है और उस पर आधारित होती है। देखिए, इसके चीज़ पे इसको अवधारित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न देखा, निम्न में से सामाजिक प्रतिमान नहीं है, रूढ़ि, निरपेक्ष, या जादू, या जन रीति। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है प्रतिमान नहीं है, कह रहा है ये आपका जादू नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो सुमिलित की करना है। तो यहाँ पर आप इसको देख लिया, यह कहता है सुमिलित विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था, श्री प्रकाश समिति का कब किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो इसको मिलान करके इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, तब तक आप इसको देखिए और मिलाते हुए चलिएगा। चलिए, सभी बच्चे से आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करें थी, प्रकाश समिति की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात करें, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की बात करें। चलिए, आप लोगों ने इसे पिक कर लिया होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम विश्वविद्यालय आयोग के राधाकृष्णन आयोग की बात करते हैं तो ये 1948 को था। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें जो ये एक दूसरे के सामने जो भी ऑप्शन है वो एडिटिव सही है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर संस्था प्रबंधन में क्या सम्मिलित है, जिला परिषद है, या फिर नगर पालिका है, या फिर ब्लॉक स्तर पर है, या फिर ये सभी। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, ये सभी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वर्ष 1950 में शिक्षा राज्य सूची का विषय था। इसे समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। हमने कहा 1950 में जो शिक्षा थी राज्य सूची का विषय था, और इसी को जो कन्वर्ट कर दिया गया था तो समवर्ती सूची के विषय के रूप में इसको कब लिया गया था, तो ये बताना आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 1975, 1976, 1980, 1981। तो बताइए कब ये राज्य समवर्ती सूची से समवर्ती सूची में कब इसको परिवर्तित किया गया था।
तो इसका जो सही उत्तर है ये 1976 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 16 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि कोई परिस्थिति, घटना तथा वातावरण में परिवर्तन यदि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो उसे उद्दीपन कहते हैं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टेबर है, रॉबर्ट है, या रॉबर्ट गेन है, या इनमें से कोई नहीं। गेन है, तो इसमें से बता सकते हैं तो कौन है? चलिए आंसर दीजिए, जिसे भी आता है वो आंसर देते हुए चलिएगा इसका। ठीक है, चलिए नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जिसे आ रहा है तो अच्छी बात है। तो इसका जो राइट आंसर टेबर है। ठीक है, इसके द्वारा कहा गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 17 नंबर का प्रश्न है कि टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? यह दृश्य है, श्रवण है, या दृश्य श्रवण, या फिर इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है आई थिंक सभी को इसका आंसर आता है। ऑप्शन सी है जी राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक प्रायः दृश्य श्रवण सामग्री को समझते हैं। पारस्परिक शिक्षण का प्रतिस्थापन या कक्षा परंपरा में मनोरंजन परिवर्तन या शिक्षण की अन्य उक्तियों का प्रयोग या फिर शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। तो इसमें शिक्षक क्या समझता है? तो ये चीज़ आपको इसमें से पिक करना है। तो इन ऑप्शनों में से तो आपको मैं बता दूं, जो शिक्षक प्रायः जो दृश्य श्रवण सामग्री को जो समझता है वो ये जो समझता है ऑप्शन सी शिक्षण की अन्य जो युक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि भैया हमारे जो सहायक सामग्री के रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 1900 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे आप कि अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का चुनाव सर्वप्रथम किसने दिया था? किस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का चुनाव सर्वप्रथम होना चाहिए? किसने दिया था? यशपाल ने दिया, कक्कड़, या फिर कोठारी, या फिर शिक्षा आयोग? तो आप बता सकते हैं कि ये चीज़ किसने कहा था, कि सर्वप्रथम किसने दिया? तो मैं आपको स्मरण करा दूं, इसका जो सही उत्तर है वो आपके कोठारी आयोग द्वारा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 20वें नंबर का प्रश्न है। तो 20वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? एक अध्यापक का मूल्य कार्य होता है। यदि आप अध्यापक बन जाते हैं कल की तिथि में तो आपका मूल्य कार्य क्या होगा? अगर इस तरीके से सोचिए इसको कि अपने आप को अध्यापक के रूप में देखिए और आपका मूल्य कार्य क्या होगा। ये विषयगत ज्ञान को हस्तांतरित करना होता है, या शिक्षण निपुणता को हस्तांतरण करना होता है, अच्छे व्यवहार को हस्तांतरित करना, या फिर बाह्य ज्ञान को हस्तांतरण करना? क्या हो सकता है इसका? चलिए, मुझे लगता है आई थिंक आप लोग सभी आंसर देंगे। मुझे ये भी कहीं ना कहीं डाउट है कि बहुत से बच्चों का इसका आंसर गलत भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर है ये कहता है कि ऑप्शन ए जो विषयगत ज्ञान को हस्तांतरित करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, सम्मिलित कीजिए कहता है कि यहाँ पर आप देखिए व्यक्तित्व के सिद्धांत उपागम दिए गए हैं। यहाँ पर संबंधी मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया है, या जो मनोविश्लेषणात्मक उपागम किसके द्वारा कहा गया है, या नव विश्लेषणात्मक उपागम किसके द्वारा कहा गया है, जीवन अवधि उपागम किसके द्वारा गया, शील गुण उपागम किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ऑलपोर्ट है, या एरिकसन है, या एडलर है, या फिर फ्राइड? तो किसके द्वारा कहा गया? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। चलिए इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसको सम्मिलित करना है। चलिए, मुझे जहाँ तक लगता है तो आप लोगों ने इसका चयन कर लिया होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है ये आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी जीवन अवधि उपागम के एल्टर की हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सम्मिलित कीजिए। ये देख पा रहे होगे, यहाँ पर कहता है गुणात्मक चर सतत चर है, या असतत चर है, या मात्रात्मक चर है। तो यहाँ पर पहला कहता है गुणात्मक चर की अगर प्रकारों की और इंगित है, यह गणों की मात्रा इंगित या दोनों मानों के मध्य का प्रत्येक मान धारित है, या खंडित चर है। तो क्या है सकते हैं? चलिए बताइए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें सभी बच्चों का आंसर आई थिंक सही होगा। जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा वही बच्चा इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है आपको मैं बता दूं, जो इसमें जो है ये है आपका ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोड दिए हैं तो इसी का ही कोड है, तो याद रखिएगा।
ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी ये पूरा जो है ऑप्शन डी ये सही है। ठीक है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड सब सही है। चलिए, हम पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। यहाँ पर कार्य विषय वस्तु और शिक्षण प्रतिक्रिया या प्रशिक्षण संचालन और समंकन से संबंधित कारक होते हैं। छात्रों के उत्तरों से संबंधित कारक होते हैं। समूह और मापदंड की प्रकृति। तो क्या हो सकता है, बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। 23 नंबर का प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हम परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत, ये जो 4 के 4 हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24वें नंबर का प्रश्न, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा है उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक स्थिर मानना चाहिए या विषय को स्पष्टता से पढ़ना चाहिए या विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, क्या करना चाहिए। चलिए, आप लोग भी इस प्रश्न को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो बताइए क्या हो सकता है इसका। आपको ऑप्शन पिक करना है। चलिए, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे पिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने की प्रतिक्रिया की जो स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि शिक्षा नीति क्रियान्वित कार्यक्रम के बारे में सही कथन क्या है। शिक्षा नीति के जो क्रियान्वयन जो तरीके से चल रहा है, तो उसके सही आंसर की बात करें। यहाँ पर सार्वभौमिक शिक्षा के संबंध में नीति का निर्माण किया जाए, माध्यमिक विद्यालयों में सुधार किया जाए, प्रत्येक जिले में 2 नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए, सभी बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाए। तो इसमें से सही उत्तर क्या है। अगर आपने शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में, अगर शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा है, तो निश्चित रूप में ये क्वेश्चन आपको आता होगा। इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, अगर गलत हो जाता है तो ये सोचिए आप लोगों की तैयारी कुछ भी नहीं हो रही। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आई थिंक मुझे लगता है सभी बच्चों का यही होगा। ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा के संबंध में यहाँ पर नीति का निर्माण किया जाए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 26वें नंबर का प्रश्न कहता है कि वह प्रतिकूल जिसके माध्यम से अध्यापक को एक समयावधि में अनेक व्यवहार और उपलब्धियां का आकलन किया जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन है, संकल्पात्मक मूल्यांकन है, अध्यापक निष्पादन। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। चलिए दोस्तों बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो सकता है, तो जो सही है वो ऑप्शन डी, अध्यापक निष्पादन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 27वें नंबर का प्रश्न, निम्न इनमें से कौन राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा अभिकरण है। ठीक है, इसमें से कौन राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा अभिकरण है। विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग की बात करें, दूरस्थ अध्यापक शिक्षा की बात करें, शिक्षा महाविद्यालय की बात करें, उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र की बात करें, तो क्या सही है इसमें से बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है इसमें, तो ये है उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पर 28वें नंबर का प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था। साइमन ने दिया था, स्टर्न ने दिया था, टर्मन ने दिया था, सीजली बट ने दिया था, तो किसने दिया था। तो मुझे बता सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो। मुझे नहीं लगता है कि सभी बच्चे इसका सही उत्तर दे पाएंगे। अगर जो बच्चा दे रहा है तो ये सोच लीजिए अच्छी बात है और तैयारी करें। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही अर्थ है बी ने, साइमन ने ये दिया था। ठीक है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। अब ये कहता है कि 29वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे कि सबसे कम परिमार्जित तथा सबसे अधिक परिमार्जित मापन क्रम है, ये बताना है क्रमशः क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर नामित मापन, अनुमापित मापित नापन है, या अनुमापित नापन है, या नामित मापन है, या क्रमित मापन है, अंतरित मापन है, आंतरिक मापन है, या कृत्रिम मापन है। तो बड़ा ही अटपटा प्रश्न आपको लग रहा होगा, मगर है प्रश्न, आप क्या कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो अगर हम इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊं, यह नामित मापन और अनुपातित मापन इसे कहा जाता है। ठीक है,
अब तीसरे नंबर का प्रश्न है, संचयी अभिलेख के विषय में निम्न में से कौन से कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है आपको। संचयी अभिलेख के बारे में बात करेंगे विषय में। तो विद्यालयों में प्राय छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाए। संचयी अभिलेख वास्तव में किसी छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है और जो उसकी शैक्षिक उपलब्धियां, उपस्थिति, बुद्धि, स्वास्थ्य, चरित्र, पसंद नापसंद, समायोजन और व्यक्ति कौशल आदि का हनन करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर केवल एक है, दो है, या फिर दोनों, एक दो दोनों है, या ना तो एक है ना दो। तो बता सकते हैं इसका क्या हो सकता है, 30 का। चलिए बताइए, जो भी बच्चा इस प्रश्न का आंसर देगा, मैं ये समझूंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है। अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जो हमारी गूगल मीट से जो क्लासेस चल रही हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और जिन बच्चों को बेसिकली है वो पर्वता समग्र भर्ती से संबंधित है नोट्स है, या फिर अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर से रिलेटेड नोट्स है, या जो भी नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप उसमें आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर ही आप सभी को नोट से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो और लाइक भी अवश्य करें। चलिए, इसका सही उत्तर अगर हम बताएं तो इसका सही उत्तर क्या है, एक है। तो केवल एक। इसमें क्या होता है, संचय अभिलेख के विषय में हम निम्न विषयों पर विचार कर कह रहा है कि विद्यालय में प्राय छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये एज ए टीच सही है। अब यहाँ पर आप देखिए 31वें नंबर अभिक्रमित अनुदेशन है, तो क्या है, साकी अनुदेशन है या श्रृंखला अनुदेशन है, मैथमेटिक्स ये है, या फिर ये सभी। तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ये ओवरऑल अभिक्रमित की अगर हम बात करें अनुदेशन का, तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। 32वें नंबर का प्रश्न, अध्यापक शिक्षा के साधनों का विभाजन कितने स्तरों पर किया गया है। तो अध्यापक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसके जो साधनों का जो विभाजन बेसिकली किया जाता है, कितने स्तरों पर किया जाता है। तो 1 2 3 4 कितने स्तरों पर किया जाता है, 1 2 3 4। तो बेसिकली इसके 2 स्तर पे इसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न 33वें नंबर, कंप्यूटर में वायरस डैश के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पहुंचता है। ये जो संक्रमित डिस्क होता है या पेन ड्राइव होता है, नेटवर्क के लिंक से आता है, या बुलेटिन बोर्ड या फिर डाउनलोडिंग प्रोग्राम से आता है, उपरोक्त तो सभी। तो आई थिंक मुझे लगता है सभी को इसका आंसर आता है, कोई भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं तो उपरोक्त तो सभी हैं, ठीक है। सभी चीज़ों से ये वायरस पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में जो नवीनतम विकास है, FM चैनल की, FM जो चैनल की उत्पत्ति है, G चैनल की का जो समावेश है, या M चैनल का समावेश है, स्टार चैनल का समावेश देखने को मिलता है। तो क्या बता सकते हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में जो नवीनतम विकास किया गया है, तो वो क्या विकास किया गया है। आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को आता होगा। तो जो नवीनतम विकास जो किया गया है, FM जो चैनल की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। देखिए वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस जो फिडेलिटी जो फैसिलिटी है इसके आविष्कार किसने, जो वायरलेस जो फैसिलिटी आपको दी जाती है, ठीक है। तो उसका निर्माता कौन है, निकोलस है, जॉन ओ है, या हार्टसन है, या लैरी पेज है। तो कौन है, तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो प्रश्न तो ऐसे बनेंगे भैया, आए ना आए तो करना तो है ही, पिक तो आपको करना ही है। तो इसका जो सही उत्तर है बी, जॉन ओ लीवान करके है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर 36वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि कौन सा शिक्षण अवयव प्रभुत्ववादी शिक्षण अवयव में समाहित नहीं है। तो अनुवर्ग शिक्षण है या अवयव, या अभिक्रमित अनुदेशन है, या खोज शिक्षण अवयव है, या उपरोक्त सभी। तो अगर हम 36 का अगर उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है खोज शिक्षण अवयव की हम बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 37वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे कि प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पर्श और यथार्थ तथ्य संप्रेषण का होता है, या
उच्च कक्षा अनुशासन का होता है। प्रभावकारी शिक्षण फलन की बात करें तो यहाँ पर आप नियमित अध्ययन का होता है। कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना है। तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? तो यहाँ पर आपने दो ऑप्शन यहाँ पर आप देख चुके हैं। स्पर्श और यथार्थ संप्रेषण की बात करें और उच्च कक्षा में अनुशासन की बात करें। चलिए इसका आंसर दीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं इसे आंसर दीजिए। देखिए इसका जो सही उत्तर है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो स्पर्श और एवं यथार्थ संप्रेषण। ठीक है, आपका संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 38वें नंबर का प्रश्न, ये निम्न में से साक्षरता के क्षेत्र में असंतुलन को दूर करने का उपाय है। कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में साक्षरता के लिए प्रयास करना है। साक्षरता के लिए जिलों को इकाई बनाना है। कम साक्षरता वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीकृत सहायता प्रदान करना है। उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है इस कंडीशन में? तो जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी की तरफ आ जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक है क्योंकि यह सांसारिक घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सूक्ष्म रूपी जीव को अद्वितीय करके दिखाया जाता है और उसे टीवी में प्रस्तुत किया जाता है। यह दर्शकों को एक बड़े समूह को एक ही ऑडिटोरियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करता है, अर्थात विभिन्न स्थानों पर रहने वाले दर्शकों को एक साथ देखने की व्यवस्था कर सकते हैं। उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो जो आप लोग समझ रहे हैं तो मैं भी वही समझ रहा हूं, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। देखिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित अगर हम कहें उसका अंतिम प्रश्न, तो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्नों में से आपके कम से कम 30 या 32 प्रश्न तो आई थिंक सही होने चाहिए। तो निम्न में ऐसे कौन सा जो प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है, कौन सा प्रदर्शन आपका कौशल से छात्र सहभागिता उपकरण शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग यहाँ पर आप देखें प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना या अनुमोदन। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी ये राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भाग 2 है सामान्य अध्ययन की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर भी आपके अच्छे खासे नंबर आने चाहिए। तो पहला प्रश्न अगर हम सामान्य अध्ययन का करें तो ये 41 नंबर का प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार जो संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? 52, 86, 76 या 92? तो बता सकते हैं कि किस के अंतर्गत डाला गया था? तो अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं है तो नोट डाउन कर दीजिए। तो ये 1976 में डाला गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 42वें नंबर का प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सरकार के क्रियाकलापों को पारदर्शिता लाना है, प्राधिकारियों की जो जवाबदेही स्पष्ट करना होता है, सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना होता है। उपरोक्त सभी। सूचना का अधिकार की हम बात करते हैं। यदि मेरे हृदय में जो प्रश्न चल रहा है उत्तर वही आपके चल रहा है तो बिल्कुल सही चल रहा है, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 43 नंबर का प्रश्न है कि उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण या फिर संस्थाएं क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है या जिला उपभोक्ता निवारण आयोग है या उपरोक्त सभी? तो इसका भी जो उत्तर है ये सभी चीज़ें क्या होता है, उपभोक्ता विवाद के निपटारे किए जाते हैं अलग अलग स्तर पे। यहाँ पर आप 44वें नंबर का प्रश्न, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? आई थिंक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी को पता होगा, जिन्होंने भी अर्थशास्त्र की किताब खोली होगी वो सभी इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं होंगे। तो एडम स्मिथ है, इनके द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, पीर पिंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं किसका हिस्सा है? बता सकते हैं कि ये जो हिस्सा है पार हिमालय क्षेत्र का, शिवालिक या उच्च हिमालय क्षेत्र का या निम्न हिमालय क्षेत्र का? तो पीर पंजाल जाल की हम बात करें, धौलाधार की पर्वतमालाएं। चलिए बताइए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर दिए चलेगा। तो इसका जो सही उत्तर आपको मैं बता दूं, अगर आपने इसका सही आंसर पिक करा है तो बताइए, कमेंट करिए। और इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी निम्न हिमालयी क्षेत्र का। दोस्तों आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, उससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर 46वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र है, यह संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है। तो क्या है भारत में जो न्यायपालिका किस तरीके से है, बता सकते हैं? तो आप सभी को पता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे भारत में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो भारत का सबसे लंबा बांध जो टेहरी बांध है उड़ीसा में किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर, मंदाकिनी पे, या गंगा पे, धारा में, घाघरा में? तो जल्दी बताइए जिसे भी आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो महानदी पर ये हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए महावीर जी का जो जन्म कुशीनगर में हुआ था और इनकी मृत्यु किस जगह पर हुई थी? लुम्बी, पावापुरी में, सारनाथ में, बोधगया में। तो महावीर की हम बात करें, लुम्बी कुशीनगर में तो जन्म हुआ, मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो आई थिंक सभी को इसका आंसर आता होगी कि इनकी जो मृत्यु है पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 49 नंबर का कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1861 में, 1891 में, 1893 में, 1896 में। तब कब की थी? तो बताइए, जिसने भी इसका आंसर आता है वो बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो आपके 1896 में इसकी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब यहाँ पर आप देखो बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध था वो कब हुआ था? 1890 में, 1902 में, 1905 में, 1906 में। कब हुआ था? चलिए जल्दी बताइए। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने इस प्रश्न को पहले कभी पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो नोट डाउन करते चलिए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है 1905 में किया गया था। ठीक है। अब देखिए 51 नंबर का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं विश्व बैंक जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, इसकी स्थापना किस वर्ष की थी बताना है आपको। देखिए मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से भी बता दे रहा हूँ। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है तो स्थापना वर्ष क्या होगा? 92 या 42 या 43 या 44 या 45? एक्चुअली 42, 43, 44, 45 यहाँ पर दिए हुए हैं, 42, 43, 44, 45। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका जो 45 में किया गया था, डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि 52 नंबर का प्रश्न, सबसे अधिक चमकने वाला, सर्वाधिक गर्म एवं सुबह का तारा नाम से जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति या फिर शनि या शुक्र? तो बता सकते हैं कि कौन सा है? 52 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो शुक्र है। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे कि आपका 53 नंबर का प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध जो होता है प्रतिलोम होता है, अनुलोम होता है, या स्थिर होता है, या समानुपाती होता है? तो क्या हो सकता है? चलिए बताइए क्या हो सकता है? इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है, ये प्रतिलोम होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 54 नंबर का कि विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक करिए। चलिए जल्दी से करिए। चलिए अगर आपने इसका आंसर पिक कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? फिर भी आपने सोचा होगा। तो इसका यह थाइमिन करके है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 55 नंबर का, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? ज्योग्राफी से रिलेटेड, चना है, बाजरा है, मक्का है, या बी सी दोनों है? तो क्या हो सकता है? 55 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो है आपका बाजरा और चना ये दोनों है, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। वायुमंडल आपका पर्यावरण से संबंधित, वायुमंडल में ओजोन परत है जो तो वो प्रदूषण उत्पन्न करती है या वर्षा करने में सहायक होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की उत्पत्ति करती है, पराबैंगनी किरणों द्वारा पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत, तो आई थिंक आपने बचपन में ये स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो निश्चित रूप में आपका ऑप्शन डी है राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 57 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति को स्पर्श करता है? 1944 या 1949 या 1955 या 1957? तो कौन करता है कि संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल की नियुक्ति, उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल की नियुक्ति को स्पर्श करता है? चलिए 57 नंबर का प्रश्न है। चलिए बताइए जिसे भी आता है। तो जो आर्टिकल है आर्टिकल 155 है। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 58 नंबर का प्रश्न क्या था? स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सभी को पता है कि जिसे नहीं आता तो छोड़ दीजिए पढ़ाई करना। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? आपके चक्रवर्ती गोपालाचारी। ठीक है। तो ये क्या थे?
आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जनरल गवर्नर। ठीक है, बहुत से लोग जो माउंट बेटन को भी लेके चल रहे होंगे तो देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 59 नंबर का प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान। तो जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र जागृति या फिर भारत भाग्य विधाता या तत्वबोधिनी या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर दीजिए जिसे भी आता है। ठीक है, चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तत्वबोधिनी के रूप में इसे जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप 60वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि चाय, मसाले, कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयोगी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए बताइए, आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ भी लीजिए। चलिए आंसर दीजिए। ये काली है, लाल है, टेरा राइट है या फिर पर्वती? तो पर्वती होती है। ठीक है, एक 61 नंबर का प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के संबंध होता है? क्या होता है? प्रतिलोम, अनुलोम? अभी पुनः ये प्रश्न आ चुका है, तो प्रतिलोम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर 62 नंबर, टैगफ्लेशन स्थिर है। यह क्या कहते हैं कि गतिरोध और मुद्रास्फीति या गतिरोध और स्फूर्ति को, या गतिरोध या मंदी की, या गतिरोध और पुनरुत्थान की? तो बताइए। चलिए 62 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है ये कहता है कि ऑप्शन सी, गतिरोध और मंदी की। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो 63 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल्स में भारत को निम्न में से किस रूप में घोषित किया गया है? ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर ए संप्रभुत्व सामाजिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर गणराज्य? तो आई थिंक मुझे सभी को लगता है कि इसका आंसर आता होगा। तो एज ए राइट जिन्होंने सी को पिक किया है, तो सही जो सी है, ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, ठीक है, निम्न में से किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को, या उच्च न्यायालयों को, या फिर उच्चतम न्यायालयों को, या सभी न्यायालयों को, या उपरोक्त दोनों, या ए और बी जो लिखा है? तो इसको तो बताइए क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त दोनों को। ठीक है, यहाँ पर देखिए 65 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम जोरहट में स्थित है, जंतु के संरक्षण हेतु बनाया गया। कि जंतु के संरक्षण एक सींग वाला गैंडे के लिए, या जंगली हाथी के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, एशियाई हाथी के लिए? तो बता सकते हैं कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में जो है, तो किस जानवर को इसमें संरक्षण दिया जाता है? तो बताइए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को आता है। तो ये एक सींग गैंडा जो होता है, एक सींग वाला गैंडा, उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न है, सामान्य फसलों के उगाने के लिए उपयुक्ततः उर्वरक मिट्टी में निम्न में से कितना पीएच मान ये होता है? संभवतः हो सकता है 3, 4, 6 से 7, या फिर 9 से 10 तक। तो आपने इंटर में अगर पढ़ा होगा तो ये पक्का याद होगा आपके, 6 से 7% पीएच मान होता है पानी का। ठीक है, ये आपको बताऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये 67 नंबर का प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट उद्यान है उत्तराखंड में है, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ये घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, पेरियार अभयारण्य तमिलनाडु? तो इसमें से कौन सा गलत है, ये बता सकते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गलत है? तो ये आप लोग इसको बताइए क्या है सही इसका उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर हम इस प्रश्न के आधार पर देखें, तो इसमें जो गलत सम्मिलित नहीं है तो वो पेरियार अभयारण्य तमिलनाडु, ये सही नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे 68 नंबर का प्रश्न। 68 नंबर का निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूके है, फ्रांस है, या यूएसए? कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये सदस्य के रूप में नहीं जाना जाता है? तो वो कौन है? चलिए आंसर दीजिए।
जितने भी बच्चों को आता है आंसर देते हुए चले। तो बेसिकली ये ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया नहीं है। देखिए ये 69 नंबर का प्रश्न है, कथक कहाँ की शैली का नृत्य है? कथक किस राज्य का ये नृत्य है? मणिपुर या उड़ीसा, केरल या उत्तरी भारत का? तो बता सकते हैं कहाँ की नृत्य शैली है ये? तो ये जो है उत्तर भारत, ठीक है, ये शैली है, ठीक, इतना ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर देखो वायुमंडल में ओजोन परत प्रदूषण उत्पन्न करती है या वर्षा करने में सहायक होते हैं? वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं या फिर पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में? अभी दोबारा एक प्रश्न बन गया है, आपको पता है कि ऑप्शन डी है ये राइट आंसर। तो यहाँ पर 71 नंबर का प्रश्न देख रहा ओजोन परत व्यवस्थित है प्रकाश मंडल में या सौर मंडल में, समताप मंडल में या क्षोभ सीमा में? तो जो ओजोन परत है वो किस जगह पर ये स्थिर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जिससे आता है वो बताए। तो ये समताप मंडल के में ये स्थित है, ठीक है। 72 नंबर का प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचित योजनाएं और उसके लक्ष्य के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बता रहे हैं गलत है। तो सर्व शिक्षा अभियान पूर्ण साक्षरता हेतु विशेष प्रयास करना है या शिक्षा मित्र योजना प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करना है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं बढ़ाना होता है या शिक्षा गारंटी योजना सभी वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराना होता है? तो बता सकते हैं क्या हो सकता है इसका? तो इसका जो राइट आंसर है जो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन डी, और वो सारे सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 73 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के 4 भाग में वर्णित है मौलिक अधिकार, ये विविधता के शासन पर, ये सम्मति सूची, नीति निर्देश तत्व। तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका जो सही उत्तर है नीति निर्देश तत्व, ठीक है। अब नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो आई थिंक मुझे लगता है सभी को आता होगा। 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 दो बार दिया गया है। तो यहाँ पर 31 दिया गया है या 42 दिया गया है? तो किस हुआ था बता दिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है 6 अप्रैल 1930, ठीक है। अब ये देखिए 75 नंबर में से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, तिल या मक्का या फिर ए बी दोनों? तो आई थिंक मुझे लगता है ये प्रश्न दोबारा इसकी पुनरावृत्ति हो चुकी है, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से उत्तराखंड ये स्टार्ट हो गया, उत्तराखंड के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसको बनाते हुए चलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना 700 से आपके 1050 में हुई। इसके संस्थापक क्या था? निबंबर देव थे या लखनपाल देव थे या बसंत देव थे या फिर शुभजीत राज देव थे? तो कौन थे बता सकते हैं? जिसे भी आता है उत्तराखंड का तो आप लोगों को आना ही चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है बसंत देव थे, ठीक है। अब 77 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये कहता है कि परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में की गई थी किस वर्ष से? यहाँ पर देख पा रहे 887, 888, 889, 890। तो किस ईस्वी में ये हुआ था? तो बताइए जल्दी से। 77 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है 888, ठीक है। अब नुड़ाई त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये भोटिया, थारू, जौनसारी या बोकारू दिया है। तो नुड़ाई जो त्योहार है, ठीक है, बता सकते हैं कौन सी जनजाति द्वारा बनाया जाए? तो बेसिकली आपको सभी को पता है, तो ये जौनसारी जनजाति द्वारा। अब 79 नंबर का प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति थारू को राजस्थान के थार क्षेत्र में आए। यहाँ उनका निवास उत्तराखंड के किस जिले में है? उधम सिंह नगर, देहरादून या पिथौरागढ़ या टिहरी में? तो बता सकते हैं किस जनपद में है इनका निवास स्थान, सरहदी रूप में जो वहाँ ये रहते हैं? तो जल्दी से बताइए, आपने पढ़ी होगी। तो ये उधम सिंह नगर में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा 80 नंबर का प्रश्न है भोटिया जनजाति के लोग उत्तराखंड में कहाँ निवास करते हैं? अल्मोड़ा, चमोली या पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी? इनमें इन सभी जगहों में। तो बेसिकली वैसे तो सभी जगहों में रहते हैं, तो बेसिकली जहाँ सरहद रूप में ये रहते हैं, तो ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है राइट आंसर है, ठीक। अब बात करेंगे गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में किसने की थी? गौरव ने, श्री देशमुख ने, शोभन सिंह जी ने, ये विजय जड़धारी ने की थी? बता सकते हैं किसने की थी? जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलिए फटाफट।
क्योंकि श्रृंखला बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो ये श्री देव सुमन ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर मिलते हैं। बेसिकली आप सभी को पता है कि कालसी क्षेत्र में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो प्रथा राज्य संघर्ष में निम्न में से कौन शहीद हुआ था। यशोधर बैजवाल है या श्री राम लाल है या दीपावालियाल है या उपयुक्त सभी। तो 83 का क्या हो सकता है। तो ये सभी लोग क्या होते हैं, ये शहीद हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया है, सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर एक कोड दिया है। तो यहाँ पर सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है और माता मूर्ति मंदिर कहाँ है, त्रिभुंगी नारायण मंदिर कहाँ है, टपकेश्वर मंदिर क्या है। तो अगर हम टपकेश्वर को देहरादून करते हैं, तो अगर सूर्य मंदिर का अल्मोड़ा करते हैं तो और बताइए क्या हो सकता है। तो हमने तो यहाँ पर ए का 4 लगा दिया, ए का 4 है और यहाँ पर जो डी का ए है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन गया। बेसिकली ऐसे ही करके ये प्रश्न हल हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर, ठीक है। एक भी मिल गया तो सोच लो तुम्हारा सब मिल गया। तो उत्तराखंड में कुली बगैर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से इनको पिक कर लीजिए। 4 ऑप्शनों में से किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। ये सकलानी द्वारा था, टोलिया उप्रेती द्वारा, ये पाठक द्वारा। तो बेसिकली डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा ये लिखी गई थी। अब यहाँ पर देखो 86 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु उत्तराखंड राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। अप्रैल 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। तो कब किया गया था लोक सेवा आयोग का गठन। तो ये पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो जो ये गठन किया गया था 1 अप्रैल 2001 में किया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये मानेश्वर मेला किस जिले में आयोजित किया जाए। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नंदा देवी में या कुंभ मेला। तो बता सकते हैं क्या है। तो आयोजित होता है। तो 87 नंबर का प्रश्न है। तो ये पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 1 से 10 नवंबर तक बैकुंठ चतुर्दशी मेला, जिसमें निसंतान दंपति संतान की चाह में पूरी रात में हाथ में घी का दिया लेकर खड़ा होते हैं और दगड़िया कहा जाता है। और ये आयोजित हो जाता है, कहाँ होता है। चक्राता, रानीखेत, बागेश्वर या श्रीनगर। तो बता सकते हैं कहाँ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके श्रीनगर कहते हैं। वैसे तो ये अल्मोड़ा में जो जागेश्वर का मंदिर है वहाँ पर भी ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 89 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि उत्तराखंड में विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये छोटा सा प्रश्न है, आपको सभी को 95 है। तो निम्न में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी वृक्ष कौन सा है। तो बेसिकली आप सभी को पता है, छोटी छोटी प्रश्नों को ये नहीं कहूँगा मैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न है कि नंद किशोर बाबू, मुकुंदलाल, ललित तिवारी या नरेंद्र सिंह नेगी क्या है, ठीक है। एक चीज़ को मिला लो, फिर दूसरे को मिला लो, फिर तीसरे को मिला लो। तो ये ऐसे करके आप क्या कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या बन जाती हैं, ये सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं, ठीक। चलिए आप लोग मिलाइए जल्दी जल्दी मिलाओ। चलिए मिला लिया होगा, नहीं मिलाया तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 91 का है। तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए ये कहते हैं इनको सम्मिलित करना है। नंदा देवी, पंचाचूल, नंदाकोट या बंदरपूछ कौन से किस जनपद में स्थित है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा किस जनपद के अंतर्गत आता है। तो हमने कहा नंदा देवी चमोली में आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप करते हुए चलेगा। हमने कहा नंदा देवी आपकी क्या होगा, चमोली में आ जाएगा। और फिर पंचाचूल पिथौरागढ़ में आ गया। फिर क्या होगा, जो ये नंदाकोट है वो जो ये इधर आ जाए, बंदरपुर इधर। ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी है राइट आंसर। अब ये भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ आयोजित होता है, बता सकते हैं। पौड़ी में या अल्मोड़ा में या बागेश्वर में, टिहरी में। तो भुवनेश्वरी देवी का मेला लगता है किस स्थान पे लगता है। तो ये जो लगता है पौड़ी में लगता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना। चलिए बताइए दोस्तों, कब हुआ था, क्या हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो ये हुआ था 21 मार्च 2004 को, ये 1 को, या 1 अप्रैल 2001 को, या 21 मार्च 2002 को, या 21 अप्रैल 2002 को। तो इसका जो सही उत्तर है 21 मार्च 2001 को हुआ था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं
95 नंबर का प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राज्य ना, यहाँ पर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा बड़ा राज्य है, बता सकते हैं कि कौन से नंबर पे आता है। तो ये जो आता है ये 20वें नंबर पे आता है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा ये राज्य बना, तो आपको पता है 11वें राज्य के रूप में ये गठित हुआ था। ठीक है, अब ये कहता है कि 97 नंबर का, राज्य सरकार महिलाओं का विकास व सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। गौरा देवी शक्ति योजना, गौरा कन्या धन है, या नंदा देवी कन्या धन, उपरोक्त सभी ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल और राजू मार्ग औली परियोजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो आपको बताया 81, 84, 82, 83। तो किस वर्ष से हुई थी, तो जो ये प्रारंभ हुई थी ये 83 से हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे 99 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट शिखर पर छठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया था। सुमन कुटियाल है, यह धर्म सेतु है, यह योगेंद्र है, तो गोगोई है, तो कौन है। तो 99 नंबर का प्रश्न है, तो इसका स्वराज सिंह धर्म से सेतु है, तो इनके द्वारा छठी बार चढ़ाई गया। ठीक है, अब यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस परियोजना को राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है। विष्णु प्रयाग जल परियोजना, कोटेश्वर बांध परियोजना, धौली गंगा परियोजना या टेहरी बांध परियोजना, तो बता सकते हैं। तो इसका जो आपको पता है जो गांव की संज्ञा दी गई टेहरी बांध को दी गई है। अब 101 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि निम्न में से पर्वत शिखर या पर्वत चोटियाँ उत्तरकाशी में है, भागवती है, बंदरपूंछ में या श्रीकंठ में, ये सभी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें उत्तरकाशी में है। ये क्रांतिवीर नाम का संगठन किसने तैयार किया था, कालू मेहरा, गौरा देवी, श्री देशुमन ने, चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया था, तो ये कालू मेहरा ने किया था। ठीक है, अब उत्तराखंड में साधुओं का शहर कहा जाता है, कौन सा, कहाँ रहते हैं साधु उत्तराखंड में। तो जो साधु रहते हैं तो वो हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, देहरादून, तो कहाँ रहते हैं जल्दी बताइए। तो जो आप बहुत से लोग हरिद्वार कहेंगे जो गलत है, तो ये आपके ऋषिकेश। ठीक है, अब यहाँ नेहरू पर्वतारोही संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 60, 62, 64, 65, तो कब हुई थी, तो बता सकते हैं। तो ये जो हुई थी 65 में हुई थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। ठीक है, ये नैनीताल झील का नाम, नैनीताल का जो झील है जानी जाती है किसके नाम से, किस नाम से जानी, सरोवर या गोहाना ताल या देवरी ताल है या डोडी ताल, तो ऋषि सरोवर के नाम से ही जानी जाती होगी। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये पता है। तो यहाँ तक की श्रृंखला आप लोगों के समझ में आ गई होगी। उसके बाद की जो श्रृंखला है सामान्य बुद्धि परीक्षण से, तो ये श्रृंखला आपके कल आएगी। ठीक है, इस श्रृंखला को हम आपके लिए कल लेके आएंगे, तो कल इसको बड़े ध्यान से इसको बनाइएगा। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि श्रृंखला को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।